ठीक है, तो बेटा डायफ्रैक्शन का टॉपिक आज हम कवर करेंगे और इसमें आप देख लीजिए कि ये किस तरीके से होगा। हाँ बेटा, we are going to start the topic, the third property of that wave, that is डायफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन भी कहते हैं। अच्छा, डायफ्रैक्शन इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ वेव। वेव की कुल टोटल 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें इंटरफेरेंस भी होती है लेकिन वो अभी नहीं पढ़ाई जा रही, यू विल डिस्कस इट। कल मैंने, अच्छा नहीं कल नहीं डिस्कस किया, चलो खैर। कल मैं क्या कह रहा था, हमने अब प्रॉपर्टी देखनी है डायफ्रैक्शन। तो बताइए कि क्या अगर मैं रिफ्रैक्शन की बात करूं तो बेंडिंग मस्ट बी देयर। अच्छा, यहां पे जो डायफ्रैक्शन कहलाता है ना, इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच वेव बेंड्स। जब मैं रिफ्रैक्शन देखता हूं तो अगर वो ऑब्लिक्यूली स्ट्राइक करती है तो बेंडिंग होती है ना वेव में। डायफ्रैक्शन के अंदर बेंडिंग इज गोइंग टू बी डन बेंडिंग ऑफ वेव कहलाती है रिफ्रैक्शन। तो इसमें कुछ ना कुछ फर्क होगा ना, इसका मतलब कि बेंडिंग वहां पर भी होती है, बेंडिंग इधर भी होती है। फर्क ये होगा कि इनके रीजंस कुछ और होंगे। देखिए, रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें 2 डिफरेंट मीडियम्स रिक्वायर्ड है। डायफ्रैक्शन भी सेम मीडियम में परफॉर्म होता है। देयर इज नो नीड टू प्लेस एनी ग्लास स्लैब इनसाइड द water. What we will do whenever we talk about the diffraction, it is the phenomena which is going to be done in the same medium. No two different mediums are required. सही, एक ही जैसे मीडियम में। हाँ मेरा, देखें रिफ्लेक्शन भी सेम मीडियम में होता था, टकरा के उसी मीडियम में आ गए। रिफ्रैक्शन में टकरा के अगले मीडियम में चले जाते, जो रेजिस्ट करके वेवलेंथ को रिड्यूस करता था। डायफ्रैक्शन भी फिनोमेना सेम मीडियम में होगा, लेकिन इसके बावजूद वेव क्या हो रही होगी, बेंड कर रही, मोड़ रही होगी। अब ये मैं बताता हूं आपको ये बेंडिंग कैसे होगी, समझ रहे हैं। देखें, बेंडिंग होने का मतलब ये हो गया कि इफ द वेव इज ट्रेवलिंग, सपोज के वेव जो है ना वो किसी एयर में ट्रेवल कर रही है, ये आ रही है, और यहां पे आपने कोई ऑब्स्टिकल प्लेस किया हुआ है। सपोज कि ये एक पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ की टिप है। जब ये वेव स्ट्रेट ट्रेवल करती हुई इसकी टिप से स्ट्राइक करेगी ना, तो इस टिप को कहते हैं हम ऑब्स्टिकल। ये टिप क्या कहलाती है, ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल जो होता है वो रुकावट को कहते हैं। ऑब्स्टिकल कहते हैं किसी चीज के दरमियान में किसी चीज को रोक देना। मसलन अगर मैं चल रहा हूं और सामने कोई बंदा आ जाता है तो वो मेरे लिए ऑब्स्टिकल, क्योंकि मुझे आगे बढ़ने से क्या करेगा, वो रोकेगा। अच्छा, रुकावट। ये ऑब्स्टिकल यूजुअली शार्प एजेस रखता है। इसके एज जो होते हैं वो क्या होते हैं, शार्प। When the wave strikes on a sharp edge or an obstacle, जब वेव एक मीडियम में हवा में ट्रेवल कर रही है या पानी में, एंड व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ शार्प एज, तो जैसे ही इससे टकराएगी इट बेंड्स इनवर्ड्स। मैं बताऊंगा, पानी के अंदर शार्प एज रखना पड़ेगा, पत्थर होगा, समझ में आती बात, तो वो अभी हम रख के देखेंगे। लेकिन ये है कि व्हेन द वेव इज, भाई देखिए अगर ये वेव ट्रेवल करती और रिफ्रैक्शन का फिनोमेना नहीं होता तो यहां से टकराने के बाद इसको ऐसे चला जाना चाहिए था। बट यू विल सी कि द वेव, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन, स्ट्राइक्स ऑन अ शार्प एज and bending inwards and travel in the downward side. So there is a bending in the direction of wave. This bending is called the diffraction. So diffraction is the phenomena in which a wave travel in one medium and strikes on a sharp edge or on obstacle. So it bends from its original, जिस पाथ पे चल रही थी उस पाथ से वो क्या कर जाएगी, बेंड। फिर से सुने, diffraction is a phenomena in which
क्या हो जिसमें वेव ट्रेवल इन वन उसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है एंड स्ट्राइक्स ऑन एन ऑब्स्टिकल अ शार्प एज। वेव एक मीडियम में ट्रेवल करे एंड देन स्ट्राइक्स ऑन एन शार्प एज और ऑब्स्टिकल, देन इट विल बेंड। तो फिर क्या हो जाएगी, ये बेंड होगी फ्रॉम इट्स ओरिजिनल, जो इसका ओरिजिनल पाथ था जिस रास्ते पे जा रही थी उस पाथ से वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। एक मिनट यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, ये जो बेंडिंग हो रही होती है ये अभी आपके क्लियर हुआ कि ये बेंडिंग, अभी मैं कई तरीके से आपको बताऊंगा कि बेंडिंग कैसे हो रही है। अच्छा, अगर ये सपोज पहाड़ आपके सामने क्या होता, रिवर्स होता, उल्टा होता, इन्वर्टेड। जैसे अभी ही पहाड़ उल्टा किया था मैंने आएंगे। अच्छा लिसन, अगर ये पहाड़ जो है वो रिवर्स उल्टा हो, सुने भाई मैं जो बता रहा हूं उसको समझिएगा, और वेव स्ट्राइक कर रहे इस शार्प ऑब्स्टिकल, तो इट बेंड्स इनवर्ड्स, अंदर की तरफ बेंड करेगी। अब ये आपको मैं आपको बता रहा हूं ना, अभी मैंने समझा के आपको बताया ना कि अगर एज इस तरीके से कि ये एज वाला ऑब्जेक्ट नीचे से स्टार्ट हो रहा है, पहाड़ के इनवर्ट का मतलब क्या है कि यहां पे टकराएगी तो ये नीचे की तरफ बेंड करेगी, और अगर ऑब्स्टिकल इस फॉर्म में एंड व्हेन इट स्ट्राइक्स तो इन बेंड्स इनवर्ड्स, यानी कि ये आउटवर्ड्स ऊपर की तरफ जाने का मतलब क्या है, उस ऑब्स्टिकल के इनवर्ड्स बेंड करेगी। समझ रहे हैं? यानी कि अगर ये पेन है, वेव ऐसे स्ट्राइक करेगी तो ये इनवर्ड्स बेंड, अगर पेन की टिप से स्ट्राइक कर रही होगी तो ये अपवर्ड्स बेंड करता है, यानी कि आउटवर्ड्स बेंड करता है। आपके बेंडिंग समझ में आ रही है? बट ये बताइए कि टकराने से पहले कहां ट्रेवल कर रही थी, एयर में। आफ्टर स्ट्राइकिंग इट अगेन ट्रेवल इन, नहीं, इन द सेम मीडियम। इज देयर एनी चेंज इन द मीडियम? तो बताइए जब मीडियम में चेंज नहीं हो रहा तो क्या मैं कह सकता हूं स्पीड में फर्क आए? नहीं। लेकिन मुझे दिखाई कैसे दे रहा है डायफ्रैक्शन हो रहा है? बिकॉज wave is bending, wave is changing their path, but there is no change in kya, speed and wavelength, and you know that the frequency is depending upon the generator, that remains the same. So it is also be the phenomena in which the wave will not change its speed, its wavelength, its frequency and its time period, but what the change is going to be done in diffraction, bending, or the change in the path. When the wave is traveling in a straight path, when it strikes on an obstacle, it bends inwards or outwards. अब ये bending हो रही होती है, मुझे दिखाई कैसे देगी ये मैं भी डिस्कस करूंगा आगे। इनवर्ड्स का मतलब ये हो गया कि जैसे ये पेन की टिप से टकरा रही है तो ऑब्जेक्ट नीचे से शुरू हो रहा है ना, यहाँ पे जहां पे टकरा रहा है वो उस वेव का टिप है, तो वेव इस पेन के अगर टिप से टकरा रही है नीचे से, तो ये वेव टकराने के बाद ऊपर नहीं जाएगी बल्कि इट बेंड्स इनवर्ड्स, नीचे की तरफ बेंड करेगी। इसी तरीके से अगर मैंने टिप ऐसे रखी हुई है, व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन द टिप इट बेंड्स अपवर्ड्स, यानी कि इस पेन की तरफ बेंड कर रही होगी, जो ऑब्स्टिकल है उससे स्ट्राइक करके उससे क्लोज हो जाएगी। समझ में आ रही बात? अभी किसी चीज में किसी चीज की भी चेंज नहीं आएगी, बट the path or the direction of the wave is going to be changed. Now listen, एक मिनट, मीडियम चेंज नहीं हो रहा ना, अगर हो रहा होता तो मुझे दिखाई देता ना यहाँ पर। हाँ कहिए, तब भी होगी, तब भी होगी। एक देखिए, ऑब्स्टिकल का मतलब क्या है कि स्ट्राइकिंग ऑन अनदर मीडियम, तो ऑब्स्टिकल, हाँ तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये ऐसे है ना, ये स्ट्राइक करके स्लिप कर जाती है। जो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं कि जब वो एज से टकराएगी तो क्या कर जाएगी, स्लिप। अब देखिए, मैं अब जरा आपको बता रहा हूं कि हाउ डू वी ऑब्जर्व दिस थिंग इन रिपल टैंक। देखिए भाई, कि आपके पास रिपल टैंक है एंड वी आर प्लेसिंग वाटर,
बेंड होके आगे चली जाएगी, ट्रेवल कर रही है, एनर्जी विल नॉट स्टॉप, रुकेगी तो नहीं ना, वो तो ट्रेवल करती रहेगी। लेकिन ट्रेवल करने से पहले जो बेंडिंग आई है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट वेव विच जिसको उसने यूटिलाइज किया है और बेंडिंग परफॉर्म की है। हाँ किसी हद तक, लेकिन वहां पे जो बेंडिंग थी वो फील्ड की बेंडिंग थी, फील्ड ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही थी। यहाँ पे ये बकायदा स्ट्राइक करके बेंड करेगी। अब मैं बताता हूँ किस तरीके से, इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए रिपल टैंक के अंदर आप क्या कीजिए, एक शीट ले लें, इससे पहले तो हमने ग्लास स्लैब लिया था ना, अब आप एक पतली सी शीट ले लें, किसकी, किसी ग्लास की या किसी कार्डबोर्ड की एक शीट ले लें, और उस कार्डबोर्ड की शीट के सेंटर में आप क्या करें, एक होल कर दें। सेंटर में क्या कर दें, एक होल। रिपल टैंक नहीं, पानी गिर नहीं जाएगा अगर सेंटर में कर दें। मैं ये कह रहा हूं एक शीट ली है, कार्ड लिया है मैंने, इस कार्ड के अंदर क्या कर दे, सेंटर में होल। रिपल टैंक में नहीं करिएगा भाई, ठीक है। क्यों, क्या होगा रिपल टैंक में होल में, फिर वेव्स बन सकेंगी? बताइए वाटर वेव्स रिपल टैंक में क्यों नहीं बन पाती जब पानी नहीं? लॉजिकल आंसर दें। वाटर वेव सारा प्रेशर नीचे की तरफ ट्रांसवर्स वेव है। सुने, इसको लॉजिकल सोचा करें ना जो बता रहा हूं। नहीं नहीं बेटा, वाटर वेव्स कौन सी होती है, ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती है, मैकेनिकल। और मैकेनिकल को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, तो जब आपने मीडियम ही हटा दिया तो बगैर पानी खाली बर्तन में वाटर वेव्स कहां से जनरेट करें, नहीं समझे? अच्छा भाई, एक कार्डबोर्ड लिया है जिसमें हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक होल कर दिया, ठीक है, छोटा सा। अब इस कार्डबोर्ड को, जो ऐसे होल हुआ हुआ था इसके ऊपर, ठीक है, इस तरफ आपने होल किया हुआ था कार्डबोर्ड, इसको इस रिपल टैंक के सेंटर में वर्टिकली खड़ा कर दिया आपने, बिल्कुल। और जो होल था ना, ये होल कहां पे आ रहा था, सरफेस पे आ रहा था, यानी कि पानी इस होल तक भरा हुआ। जब मैं वेव जनरेट करूंगा तो वाटर पे जनरेट होंगी और फिर इस बोर्ड से टकरा के रुक जाएंगी, और कुछ वेव्स जो छोटा सा होल है उसके अंदर से गुजरेंगे। हाँ, बात समझ में आती है? अब आप ये देखिए, जो मैंने होल किया है वो ऐसे किया है कि पहले मैंने होल का साइज ऐसे स्लेट टाइप की काटी हुई है, पहले मैंने होल थोड़ा सा बड़ा रखा है, पहले होल क्या रखा है, थोड़ा बड़ा रखा है। अब ये बताइए कि अगर मैं होल बड़ा रखूंगा और इसको यहाँ पे प्लेस कर दूं तो ये मुझे कुछ ऐसे दिखाई दे रहा होगा, यानी कि एक हिस्सा ये होगा और ये दरमियान में होल होगा और दूसरा हिस्सा ये होगा, ठीक है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और आप दो स्लिट्स भी रख सकते हैं। आप क्या करें, आप होल किए बगैर क्या करें, दो कार्ड्स लें, एक बोर्ड को वर्टिकली ऐसे रखें और ऐसे रखें और इसके दरमियान में थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा रखें, ठीक है। अब आप ये देखिए, यहां पे मैं क्या जनरेट कर रहा हूं, वेव्स। और कौन सी वेव्स जनरेट कर रहे हैं, प्लेन वेव्स। जब मैंने बोर्ड खड़ा कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये बोर्ड पानी से बाहर होगा ना, आधा आधा अंदर है और आधा क्या है, बाहर है। अब जरा देखें, वेव जो है वो यहां तक पहुंचेगी, पहुंच गई वेव लेंथ। अब जरा मैं बताता हूं, देखें भाई, वेव जब ट्रेवल करती है तो इसकी एनर्जी कहां ट्रेवल करती है, परपेंडिकुलरली फॉरवर्ड, ऐसा ही ना, ये ऐसे ट्रेवल करेगी। समझ में आ रही बात बेटा, ऐसे ट्रेवल करेगी। अब ये मुझे बताइए कि जब ये प्लेन वेव्स, यही वाली एनर्जी, एक वेव ऐसे आएगी और कहां स्ट्राइक करेगी, इस एज पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है। अच्छा, आपका और मेरा जहन ये कहता है कि ये वेव अगर ऐसे आ रही हैं तो इनको ऐसे 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 आगे चले जाना चाहिए, इधर नहीं जनरेट हो, छोटी छोटी वेव्स आगे चले जाए, ये आपका माइंड कहता है कि भाई ऐसा होना चाहिए। अब जो बता रहा हूं उसको तो सुनो, पहले दूसरों को जगह मिलेगी। यहां तक बात समझ में आई? अब जरा सुने, होना ये चाहिए था कि ये वेव्स यहां पर ऐसे ही इस वाले रीजन में स्ट्रेट यूं ट्रेवल कर जाते, लेकिन ये ऐसा होता हुआ आपको नजर नहीं आया। उसका रीजन क्या होगा कि द वेव्स विच स्ट्राइक्स हियर, बताइए क्या यहां पे वेव मिलनी चाहिए? देखिए, ना इस पॉइंट पे वेव मिलनी चाहिए, ना इस पॉइंट पे, ना इस पॉइंट पे। लेकिन जब इस वेव इस एज के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो इट बेंड्स इनवर्ड्स, यानी कि ये एनर्जी जो होगी वो इस तरफ क्या कर जाएगी,
जो यहां पे स्ट्राइक करेगी इस एच पे, इट बेंड्स इनवर्ड्स इन दिस डायरेक्शन। तो देखिए ये स्प्रेड हो रही है ना वेव टकराकर, क्या हो रही है, स्प्रेड। तो ये जो डायफ्रैक्शन होता है ना, इसके लिए बेंडिंग के अलावा वर्ड स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स भी कहते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स। तो यहां पे जब आप स्मॉल होल से ये गुजरेंगी तो इट स्टार्ट्स स्प्रेडिंग, ये फैलना शुरू कर देंगी। जबकि आ कैसे रही थी, स्ट्रेट आ रही थी, तमाम लाइनें एक दूसरे के एनर्जी की पैरेलल थी, बट व्हेन इट स्ट्राइक्स इट्स स्प्रेडिंग, यहां वाली इधर स्प्रेड कर जाएगी, ये वाली इधर स्प्रेड, यहां पे जो टकराएगी वो ऐसे आगे जाए, और जो दरमियान में से गुजर रही होगी देयर विल बी नो चेंज इन इट, यहां वाली स्प्रेड करके इस तरफ चली जाएगी। अब वेवलेंथ में चेंज आने के लिए मीडियम का चेंज होना लाजमी होता है, ये आप सब लोग जानते हैं कि जब मीडियम वेव को रेजिस्ट करके दबाएगा नहीं तब तक वेवलेंथ चेंज। तो यहां पर ये जो वेव्स आ रही है ना, आपको याद है कि मैंने आपको बताई थी दो तरह की वेव्स, प्लेन वेव्स एंड सर्कुलर वेव्स। प्लेन वेव्स के अंदर तो हम ऐसे एनर्जी, जब हम सर्कुलर वेव्स बनाते थे ऐसे और ऐसे और ऐसे, तो इसके अंदर जो एनर्जी बनाते थे दैट इज स्प्रेडिंग फ्रॉम सेंटर, ऐसे ही बनाते थे। ये इसकी एनर्जी है जो कि स्प्रेड हो रही है, ये इसमें फॉरवर्ड ट्रेवल कर रही है। पैरेलल वेव्स जो होती हैं उसमें एनर्जी क्या करती है, फॉरवर्ड ट्रेवल करती है, स्प्रेड नहीं होती, सीधी सीधी जाती है बिल्कुल। जबकि सर्कुलर वेव्स में एनर्जी जो होती है वो क्या कर रही होती है, स्प्रेड आउट कर। अब आप ये देखें कि इस केस में एनर्जी अगर स्प्रेड आउट हो रही है तो वेव्स कौन सी होंगी, सर्कुलर हुई। भाई यहां पे वही एनर्जी आपको स्प्रेड होती, इसका मतलब क्या है कि ये जो ओपनिंग बन रही है, इस ओपनिंग के बाद यहां पे वेव्स कौन सी बनना शुरू हो जाएंगी, ओपनिंग के बाद आपको वेव्स क्या मिलेंगी, सर्कुलर वेव्स। और इन वेव्स के अंदर खास बात क्या होगी कि इनकी भी वेवलेंथ वही होगी जो वेवलेंथ आपको नीचे मिल रही। बात समझ में आई। तो मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि इस फिनोमेना में, डायफ्रैक्शन वाले केस में, द चेंजिंग ऑफ प्लेन वेव इनटू अ सर्कुलर वन, दैट इज ड्यू टू व्हाट, स्प्रेडिंग ऑफ वेव, दैट इज ड्यू टू डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन अगर कहीं पे होता हुआ नजर आ रहा है तो सिर्फ बेंडिंग से नहीं पता लगेगा तुम्हें यह पता लगेगा कि अगर प्लेन वेव्स ट्रांसफॉर्म हो रही हैं सर्कुलर वेव्स में तो दैट इज ड्यू टू स्प्रेडिंग। समझ रहे हैं। आपने समंदर के अंदर देखा होगा कि अगर ऐसे करके कोई चट्टान बनी हुई है और एक चट्टान यूं बनी हुई है और पानी यहां से वेव्स आ रही हैं, तो जब इससे गुजरती हैं तो ये बेंड होके क्या किस पे ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, सर्कुलर। समझ रहे हैं। अब एक चीज ये समझें आप कि आपके पास जो बेंडिंग होगी दैट डिपेंड्स अपॉन स्मॉल ओपनिंग, जो ओपनिंग है ना उस पर डिपेंड करेगी। अब अगर मैं ओपनिंग को फर्दर इनहैंस कर दूं, बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं, एक मिनट वेट कीजिए, अगर मैं ओपनिंग को इस केस में बढ़ा दूं, देखिए पहले आपने कम रखा था, ज्यादा रखा था, अब आपने कार्ड जो है उनके दरमियान डिस्टेंस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और वेव्स जो है वो ऐसे ट्रेवल कर रही। अब देखिए जब ऐसे ट्रेवल करके यहां तक वेव्स पहुंचेंगी तो यहां पर जो एनर्जी ट्रेवल कर रही है वो ऐसे ट्रेवल कर रही है, यहां पे एनर्जी इधर स्ट्राइक करेगी, यहां वाली एनर्जी इधर स्ट्राइक करेगी, जबकि ये एनर्जीज जो है ये एज इट इज दरमियान में से पास ऑन हो जाएंगी। तो बताइए जो वेव्स यहां पे टकराएंगी इस वाले रीजन में, ये जो वेव आ रही है इस वाले रीजन में बहुत माइनर, देखिए जो बेंडिंग परफॉर्म होगी वो सिर्फ इस एच पे परफॉर्म होगी ना, दरमियान में तो नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे बिल्कुल माइनर सी बेंडिंग मिलेगी वेव की आपको। देन दिस पार्ट इज अ स्ट्रेट पार्ट एंड अ माइनर बेंडिंग इज हियर। इसका मतलब क्या है कि यहां पे सर्कुलर वेव्स जनरेट तो होंगी लेकिन उसकी सर्कुलर जो पाथ होगा वो बहुत कम होगा, यानी कि बहुत माइनर, सिर्फ एजेस के ऊपर बेंडिंग आपको मिलेगी। ये ऑलमोस्ट पैरेलल ही रहेगी लेकिन बहुत माइनर सी आपको बेंडेड फॉर्म में दिखाई। तो इसका मतलब क्या है कि बताइए ऊपर वाले केस में ज्यादा सर्कुलर है या नीचे वाले केस में, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ओपनिंग छोटी रखी जाए, होल छोटा होगा जितना, उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी, उतना ही ज्यादा डायफ्रैक्शन परफॉर्म होगा। लेकिन
इफ वी इंक्रीज द ओपनिंग, अगर मैं ओपनिंग को इंक्रीज करता चला जाऊं तो जितनी ज्यादा ओपनिंग रखेंगे आप, स्प्रेडिंग सिर्फ एजेस पे होगी और कम से कम होगी। आपके बात समझ में आ रही है? एक मिनट, मैं 2-3 चीजें बता दूंगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसके लिए बात ये कही जाती है कि अगर आपकी ओपनिंग आपके वेव की वेवलेंथ से ज्यादा है, इफ योर ओपनिंग इज मोर देन योर वेवलेंथ, तो स्प्रेडिंग मिनिमम होगी, यानी कि द ओपनिंग ऑफ द स्लिट इज मोर देन द वेवलेंथ। अगर ओपनिंग ऑफ द स्लिट जो है वो वेवलेंथ ऑफ द वेव से ज्यादा है तो वी विल ऑब्जर्व अ मिनिमम डायफ्रैक्शन। बट इफ this opening is approximately equal or comparable equal to the wavelength, अगर ओपनिंग वेवलेंथ के इक्वल आ रही है, यहां पे देखें ये है ओपनिंग और ये है वेवलेंथ, देखें ये अप्रोक्सीमेटली दोनों क्या है? इक्वल। अगर छोटा है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर ओपनिंग इक्वल आ रही है तो इट मींस कि इट विल शो यू द मैक्सिमम। समझ में आ रही बात? अब आप ये मुझे बताइए कि ये तो हमने ओपनिंग के रिलेटिवली पढ़ दिया, अब अगर मैं वेवलेंथ के रिलेटिव पढ़ूं कि एक वेव ऐसी है जिसकी वेवलेंथ बहुत ही कम है, जिसकी वेवलेंथ, तो बताइए उसके लिए ओपनिंग को भी क्या करना पड़ेगा? बहुत छोटा। और एक वेव अगर बहुत बड़ी वेवलेंथ की है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी ओपनिंग भी उसके लिए एक्सेप्टेबल होगी। तो ये जहन में रखिएगा कि रेट ऑफ डायफ्रैक्शन depends upon the wavelength of wave, the wavelength of wave. If there is a wave which is having more wavelength, अगर कोई ऐसी वेव है जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो वो एच से टकरा के उतनी ही ज्यादा क्या कर जाएगी? मुड़ जाएगी। लेकिन अगर एक ऐसी वेव है जिसकी वेवलेंथ कम है तो वो टकरा के उतनी ही कम बेंड होगी। अब यहां पे बताइए वेवलेंथ क्या आ रही है ना, अभी ये बेंडिंग ऐसे हो रही है, अगर मैं इस वेव की वेवलेंथ को फर्दर क्या कर दूं? कंप्रेस कर दूं, रिड्यूस कर दूं, और यानी कि मैंने वाइब्रेटर से इसकी फ्रीक्वेंसी और क्या कर दी है? बढ़ा दी है। अब जब ये इसमें से गुजरेगी ना, देखिए इसकी ओपनिंग से भी कम हो गई वेवलेंथ। अब जब इसमें से गुजरेगी तो ये परफेक्टली क्या बना रही होगी? सर्कुलर बना रही होगी, परफेक्ट। आपके बात समझ में आ रही है? So it shows that the diffraction, rate of diffraction of the wave depends upon what? The wavelength. More wavelength, more diffraction. अब आपको एक बात की मैं बताऊं कि मैंने आपको ये बताया था कि ये जो सिग्नल्स होते हैं ना, जो ट्रांसमिशन सिग्नल्स कहलाते हैं, वो ट्रांसमिशन सिग्नल्स हवा में ऐसे ट्रेवल कर रहे होते हैं। ट्रेवल करते हुए आपके पास घर यहां पे मौजूद है और यहां ऊपर पहाड़ आ गया। घर अगर ऐसे मौजूद है तो इन सिग्नल्स की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी कि किलोमीटर्स में भी वेवलेंथ होती है इनकी। 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, इतनी वेवलेंथ होती है। जब ये बड़ी वेव्स स्ट्राइक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, when it strikes on the edge of the mountain, what will happen? It diffract, and you know the rate of diffraction depends upon what? इसकी वेवलेंथ। तो जब वो इसे टकराते हैं तो टकरा के मैक्सिमम डायफ्रैक्ट करके नीचे की तरफ होल लेते हैं। जब वो नीचे की तरफ आते हैं तो आपने अगर बिल्कुल नीचे भी एंटेना लगा रखा है टेलीविजन की ट्रांसमिशन या रेडियो ट्रांसमिशन के लिए, तो वहां तक वेव खुद ब खुद पहुंच जाएगी, आपको ट्रांसमीटर लगाने की जरूरत नहीं होगी। अब यहां पे देखें कि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए जाऊं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं। देखिए ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये उसमें पूछा जाता है, किसमें? CRQs के अंदर ना। एक सेकंड, मैं पहले जो चीज बता रहा हूं उसको समझने में बाद में सुने। हाँ, क्वेश्चन नहीं, अभी वेट कर। देखिए भाई, ये पहाड़ है, सुने भाई, यहां पे एक वेव आ रही है जिसकी वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है। When it strikes here, it bends more. और अगर यहां पे कोई घर बना हुआ है आपके पास, तो इस घर के अंदर इसकी ट्रांसमिशन जो होगी वो इजीली इसके आप क्या कर सकेंगे? रिसीव कर सकेंगे। जबकि अगर यहां पे घर बना हुआ है तो आपको यहां पे इसकी ट्रांसमिशन रिसीव नहीं होगी। अच्छा, पहली चीज ये। एक और वेव है,
और ये जो वेव है इसकी वेवलेंथ इसके रिलेटिवली क्या है, कम है। बताइए भाई वेवलेंथ कम है ना इसकी। व्हेन इट स्ट्राइक्स हियर इट बेंड्स बट वेरी माइनर। इसका मतलब है कि घर कहां होना चाहिए था, आगे होना, यानी कि वो बेंडिंग होगी लेकिन बहुत ही माइनर सी बेंडिंग होगी। अच्छा क्या ये लाइट बेंड होती हुई नजर आती है आपको, लेकिन ये भी बेंड होती। अब जरा एक चीज समझो, एक चीज समझिए,